जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसमें हमने पॉलिटी आपका कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री में हम क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 9 कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया था। वह 3 तरह के प्रवाह कौन कौन से हैं? तो 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया था। वह प्रवाह आपके हैं व्यापार, श्रम और पूंजी। तो भूमि नहीं होगा यहाँ पे आपका होना चाहिए था श्रम। ठीक है, व्यापार, श्रम, पूंजी। व्यापार में आपका जैसे कपड़ा, गेहूं, इन सब का व्यापार। श्रम मतलब जो लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और पूंजी का मतलब होता है आपका दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके प्रवाह होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 तरह के प्रवाह होते हैं, मैंने आपका बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष औपनिवेशिक सरकार ने पारित किया था? तो अंग्रेज अफसर घुमंतू लोगों को शक की नज़र से देखते थे, इसीलिए उन्होंने 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय के कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया और उनकी बिना परमिट के आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नज़र रखेगी। तो ये जो आपका अपराधी जनजाति अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1871 में, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है। इसके तहत इन समुदाय के लोगों को एक गांव में बस्ती में बसा दिया गया, बिना उसके परमिशन के कोई भी आवाजाही नहीं कर सकता था और पुलिस भी बैठा दी गई थी कि लोग इस पे नज़र रखें। अगला क्वेश्चन है चरवाही टैक्स। ये सब आपका बता देता हूँ, क्लास 9 हिस्ट्री का ये सब आपका है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 5 पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाही टैक्स और कौन सा कथन सत्य है ये भी बताइएगा। ठीक है, तो बात करें अगर हम चरवाही टैक्स की, तो चरवाहों से चारगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में ये काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। किसी चारगाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। कौन सा कथन सही है चरवाहा टैक्स के संबंध में? अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया था। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों पर, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया था। चरवाहों से चारगाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाने लगा। तो पहला कथन आपका सही है। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स को लागू किया गया था। प्रारंभ में बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया था। यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने स्वयं ही अपने कारिंदों को से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में ठेकेदारों के माध्यम से वसूलने लगे। यहाँ इन्होंने 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स को लागू किया। स्टार्टिंग में तो ये ठेकेदारों को टैक्स वसूली का काम सौंपे थे, लेकिन 1880 के दशक में आते आते सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधा चरवाह का कर वसूलने लगे। पहले ठेकेदार करते थे, बाद में इन्होंने अपने कारिंदों से टैक्स वसूलने लगे। तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, उल्टा है ये।
फिर है आगे चलकर प्रत्येक चारवाह के पास एक पास जारी किया जाता था। उस किसी भी चारगाह में दाखिल होने के लिए चारवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था, तभी आप वहाँ पे जा सकते थे। तो कथन 1 और कथन 3 आपका सत्य है। आपको ये समझ आएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा है, भारत को बर्बाद किया और भारत के लोगों को मतलब अत्याचार किया है। आगे बात करते हैं चरवाही टैक्स। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? तो चरवाही टैक्स के चरवाहों का स्तर गिरने लगा और जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। ये आपके दोनों के दोनों कथन सही हैं, क्योंकि चरवाहों का जो स्तर है वो गिरने लगेगा। भाई पैसे देंगे तो स्तर तो गिरेगा, और दूसरी चीज़ कि जानवरों को अगर आप चरने नहीं देंगे तो इनके पास खाने के लिए उतना मिलेगा नहीं, वो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर हो जाएंगे तो भूखे जानवर मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मासाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मासाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सत्य है। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ है। मासाई लैंड, औपनिवेशिक ताकतों ने मासाई लैंड का विभाजन कर दिया। मासाइयों को की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उन्हें चारगाह दिन प्रतिदिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन में पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप की समाजवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे कर लिए, जिसके चलते ये इलाके धीरे धीरे छोटे छोटे उपनिवेश में तब्दील हो गए। ठीक, 1885 में ब्रिटिश ने कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। तो इससे मासाई लैंड का विभाजन हो गया। ये कथन सत्य है। और तंजानिया तक फैला हुआ था, ये कथन आपका गलत है। तो सिर्फ 2 ही सही है। औपनिवेशिक शासन तथा मासाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। औपनिवेशिक शासन तथा मासाइयों, ये तो गलत है, ये तो कथन इससे रिलेट ही नहीं कर रहा है। अमीर और गरीब चारगाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। ये कथन आपका सही है कि अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव था वह बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? जो फ्रांस की क्रांति थी उसको राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति क्यों माना जाता है? अब कथन बताइए कौन सा सत्य है। प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, नई फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। आपसे सही कथन पूछा है, कौन सा सही है? तो देखिए, राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वह आपकी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरुआत हुई। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो पहला कथन आपका सत्य है। क्रांति की घोषणा के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों को में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। तो ये भी सही है। और पितृभूमि आपने पढ़ा होगा अगर एनसीईआरटी, तो पितृभूमि लै पैट्री जिसे पितृभूमि, और नागरिक ली सिटियोन। पितृभूमि और नागरिक ली सिटियोन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार को बदल दिया। जैसे एक संविधान के अंतर्गत एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। नए फ्रांसीसी झंडे का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसने
राजध्वज की जगह ले ली। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता निकाला था उसमें क्या क्या निम्न प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, जो नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 में नागरिक संहिता, जैसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। पहला कथन आपका सही है। इस कानून ने के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो दूसरा कथन भी आपका सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तीसरा कथन भी आपका सही है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई आज़ादी मिली। क्लियर। तो तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हैं। अगला कथन है हमारा, मतलब क्वेश्चन है, हैशनबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। हैशबर्ग साम्राज्य के संबंध में, तो पहला है, यह बहुभाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। तो जो हैशनबर्ग साम्राज्य है ये बहुभाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाले हैशनबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों, जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के ट्रियाल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाके के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैशनबर्ग साम्राज्य में आपका जो वेनेशिया है और इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल था। तो ये जो एरिया है ये आपका दोनों का दोनों कथन आपका सत्य है। ठीक है। एले क्या थी? तो एले आपका कपड़ा नापने का पैमाना, जो कपड़ा नापते हैं ना, जर्मनी में एले को कपड़े को नापने का पैमाना था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती या बढ़ती थी। एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था जो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेज में अगर आप खरीदेंगे तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में खरीदेंगे तो 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में खरीदेंगे तो 53.5 सेंटीमीटर। तो एले आपका कपड़ा नापने का एक पैमाना था। क्लियर। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। तो 1815 यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो क्या क्या निम्नलिखित व्यवस्थाएं थी? तो आप सभी को पता है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी भावनाओं से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच और निजी संपत्ति राज्य के अधीन लाना,
निजी संपत्ति राज्य के अधीन लाना, नहीं, सही कथन पूछा है ना आपसे, तो सही कथन आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। केवल पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। निजी संपत्ति पर राज्य के अधिकार का दावा करने के पक्ष में वे नहीं थे क्योंकि वह खुद ही संपत्ति धारक थे। तो तीसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि वह खुद ही संपत्ति धारक थे, इसलिए वह इस कथन को नहीं चाहते थे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। जोसेफ मैथ्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कक्षा 10 में आ गए हैं। कक्षा 10 मतलब क्लास 10th, एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक है। इटली का क्रांतिकारी जोसेफ मैथ्सनी का जन्म वर्ष 1807 में हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो, यहाँ रुकिए लिख देता हूँ, इसका मतलब जन्म, बॉर्न, ये जन्म 1807 में जेनेवा में इसका जन्म हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है। तो वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन का सदस्य बना था, ये कथन सही है आपका। उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, तो उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, ये कथन भी सही है। पहला था आपका मोसाई, अच्छा हाँ अलग दे दिया है। पहला आपका मोसाई में यंग यूरोप और दूसरा बर्न में यंग इटली। तो पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि उसने 2 भूमिगत संगठन की स्थापना की थी, लेकिन जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है बर्न में यंग इटली, ये गलत है। पहला था मोसाई, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। क्लियर? मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक बताया था? तो ये किसको बताया था? जोसेफ मैथ्सनी को। मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एक तीर्थ और गणतंत्र बनाना ही था। तो जो मैटरनिक था उसका कहना था कि जो आपका मैथ्सनी है, इसके द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों ने अपने स्वयं से रूढ़िवादी को हरा दिया। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? तो मैथ्सनी है। ये किसने बोला था? मैटरनिक ने। तो याद रखिएगा। ठीक है। बाकी इसके बारे में और भी डिटेल है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा। मैं चैप्टर 1 बता दे रहा हूँ। चैप्टर 1 पेज नंबर 12, एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री। ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ एनसीईआरटी बुक से ही करता हूँ। यूनान और ऑटोमन साम्राज्य में कब स्वतंत्रता हुआ? यूनान और ऑटोमन साम्राज्य में कब स्वतंत्रता हुआ? तो ये स्वतंत्रता आपका, अगर बात करें, एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो यूनान किसका हिस्सा था? ऑटोमन एम्पायर का। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आपका आरंभ हुआ। ठीक। यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में जो यूनानी थे, उनके साथ पश्चिमी यूरोप में अनेक लोगों का भी समर्थन मिलने लगा और जो हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनका भी सपोर्ट मिलने लगा। अंग्रेजी कवि जो बायरन थे, आपके बायरन, अंग्रेजी कवि बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई और अतः 1832 की कुस्तुंतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया था। तो वर्ष 1832 में किसकी संधि ने? कुस्तुंतुनिया की संधि। ठीक है।
मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसकी संधि हुई थी वर्ष 1832 में। ठीक है, इसकी संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया और ये ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, रोमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सत्य है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की थी। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुमति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। रोमानीवादी एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर जो रोमानी कलाकार थे और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की थी। तो पहला कथन सत्य है, वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुमति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। तो आपका दोनों कथन सत्य है। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। तो मुख्य स्रोत था आपका भाषा। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जों के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। सन 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। उसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार माना। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में जो पादरियों थे और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वह आपका रूसी भाषा का विरोध कर रहे थे और वो वहाँ पे क्या कहते हैं, पोलिश भाषा को यूज़ कर रहे थे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इनको जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने इन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया जेल भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, तो पोलैंड ने रूस के विरुद्ध राष्ट्रीयवादी भावना का प्रमुख स्रोत क्या चुना था? भाषा को चुना था। आगे बढ़ते हैं। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सत्य है। 1848 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में, वर्ष 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली का आपका क्या हुआ? राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार का प्रदान कर दिया। काम के अधिकार को गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार था। 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। अगला क्वेश्चन है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको आंसर बता दूंगा। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। दिन था आपका 18 मई 1848। इस दिन 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ।
उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थी फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? 1848। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। कौन सा है जर्मनी का एकीकरण? ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी की एकीकृत की। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क, फ्रांस में 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोग में काफ़ी व्यापक थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण का यह उत्तरावादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा में बड़े भूस्वामी जंकर्स ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। तो यहाँ पे लिखा है ऑटो विन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। नहीं, प्रसा के बड़े भूस्वामी जो जंकर्स थे इन्होंने समर्थन किया। इसके पश्चात प्रसा के राष्ट्रीय जो एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला उसका जो प्रमुख मंत्री था ऑटो विन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ऑटो विन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। क्लियर? जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से, ऑस्ट्रिया की सेना नहीं, किसकी सेना? प्रसा की सेना। तब ये होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रिया की सेना नहीं, प्रसा की सेना आपकी होनी चाहिए। 7 वर्षों के दौरान प्रसा की सेना और प्रसा की सेना नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान प्रसा की सेना हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत नहीं, प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। तो जहां जहां ऑस्ट्रिया दिया था वो गलत है, आपको यहाँ पे प्रसा लिखना होगा। प्रसा की सेना की मदद, नौकरशाही की मदद, प्रसा को जीत हुआ, प्रसा का एकीकरण हुआ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। ठीक है? जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसको? विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए और बताइए इसमें से सत्य कथन कौन सा है। इटली का एकीकरण। जुसेप्पे मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। ओके। मंत्री प्रमुख कावुर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। जुसेप्पे गैराबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। तो इसमें आपका जो ये दिया हुआ है कि सार्डिनिया पिडामोड की एक चतुर कूटनीति संधि ने, जिसके पीछे कावुर का हाथ था। तो यहाँ लिखा है कि संधि ने 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब थे। फ्रांस कावुर जो स्वतंत्र विश्वास रखते थे। तो ये जो ऑप्शन है आपका ये गलत हो जाएगा। 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कावुर का हाथ था। ठीक है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, लेकिन 2 आपका गलत है। क्लियर? चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई डाउट है, कोई मतलब आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।